संजीव, सवाल ये उठता है कि ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि अभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि सरकार की तो मंशा ऐसा नहीं लग रही कि सरकार अब इस फैसले को वापस लेगी, क्योंकि सरकार ने तो तय कर लिया है कि अभी बैन रहेगा इस पर। क्या देखिए, इस वक्त लग नहीं रहा है कि सरकार अपने फैसले से पीछे हटने जा रही है। उसे यही स्पष्ट करना है कि आखिरकार वो इस फैसले को लेकर के कितनी संजीदा है। समस्या इस बात की है कि सरकार उस अप्रोच को समझ नहीं पा रही है जो युवा अपना रहे हैं। उन्हें इस बात की शिकायत है कि उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, और उस शिकायत को लेकर के जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नाराजगी सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपने अभी इस वक्त केपी शर्मा ओली को सुना, उनकी तरफ से कतई कोई ऐसी बात छात्रों को लेकर के नहीं कही गई है। उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही है वो स्थिति को कंट्रोल करने की, और ऐसी बातें कही जा रही है जिसमें कि राष्ट्रवादी और अपने आप को वो ज्यादा जिम्मेवार मानते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन समस्या ये है कि छात्रों को उन्हीं से नाराजगी है, उनकी नाराजगी वहां के प्रधानमंत्री से है। वो व्यवस्था परिवर्तन में यकीन रखते हैं, और ऐसे में क्या ये संभव हो पाएगा आने वाले कुछ घंटों में सरकार के लिए? ऐसे में जबकि हम पा रहे हैं कि धीरे धीरे नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो फैलता जा रहा है, क्या वो बहुत आसान रह जाएगा नेपाल की सरकार के लिए कि वो कंट्रोल कर पाए? फिलहाल जो मिजाज है छात्रों का, उससे लगता नहीं है। उन्हें नेतृत्व कौन देगा, अब ये बड़ा सवाल है। आज की तारीख में जब युवा सड़कों पर है तो फिर जाहिर है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी की बात हम कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो है। वो दरअसल कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको के वो मानते हैं, और उन सब में इस बात को लेकर के फोकस कर रहे हैं कि वहां युवाओं के एजेंडे को कोई लागू नहीं करता है, और उनकी नाराजगी जो है वो सड़कों पर है। अब ऑर्गेनाइज कैसे वो होते हैं, उनकी ताकत कैसे? और बिल्कुल संजीव, सवाल यही उठता है कि जो परिस्थिति आज दिखाई दे रही है नेपाल में, ये तो तय है कि कहीं ना कहीं मुश्किल में ओली सरकार दिखाई दे रही है। लेकिन संजीव, सबसे बड़ी बात है कि जब से नेपाल में तख्तापलट हुई, विकास की राह को लेकर वहां की जनता कब से एक वक्त देख रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई अब बदलाव चाह रहे हैं? लेकिन सवाल उठता है कि आगे कौन? देखिए, नेपाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक सत्ता परिवर्तन जब इस सदी की शुरुआत हुई थी उस वक्त हुआ था, जब राजशाही से नाराज लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के जरिए खूब आंदोलन किए। हालांकि उस वक्त तक ये देखा गया कि कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो पाया जो राजशाही को पलट दे। लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना होती है, आपको याद होगा, जब राजशाही के तमाम लोगों की हत्या एक रात में ही हो जाती है। बहुत सी कहानियां कही गई कि राज परिवार के लोगों में से ही किसी ने हत्या की थी, और राजा ज्ञानेंद्र उसके बाद राजा बने। लेकिन राजा ज्ञानेंद्र बहुत दिन तक सत्ता नहीं चला पाए, और महज 7-8 सालों में ही उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहां पर जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है उसने जोर पकड़ लिया था। चुनी हुई सरकार के जरिए सरकारें चलेगी, इस बात का जोर हो गया था। लेकिन क्या अनुभव रहा, ये बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार इस तरह की अगर सरकारें आई हैं तो क्या नेपालियों की जो समस्याएं हैं आज की तारीख में उसका निराकरण हो पाया है? नेपाल ऐसे देशों में आता है जहां की जीडीपी बहुत कम, जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम, जहां युवाओं के पास रोजगार और दूसरे अवसर बहुत कम, और ऐसे में नेपाल के ये जो नए हुक्मरान थे, अगर उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और देखा ये जा रहा है कि जितने साल बीते हैं उससे कहीं ज्यादा वहां प्रधानमंत्री हो गए हैं। मात्र 14, 15, 16 सालों में ही इतने प्रधानमंत्री वहां हो गए हैं कि आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि एवरेज प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल वहां पर 1.25 साल का ही होता है। तो इन सबसे नाराज वहां के युवाओं को ये लग रहा है कि आखिरकार ये हालात जो है वो अब जारी नहीं रह सकते हैं, इन हालातों को रोकना पड़ेगा, इन्हें खत्म करना पड़ेगा, और उन्होंने अपने हाथों में सब कुछ ले लिया है। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह की लड़ाई का बहुत दिनों से इंतजार था वहां की युवाओं को, और इस इंतजार को आज खत्म करते हुए ये लड़ाई सड़कों पर जो देखी जा रही है, इसमें आने वाले चंद घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखना यह है कि इन युवाओं को आखिरकार नेतृत्व कौन देता है। बिल्कुल संजीव, सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब वो आंदोलन हुआ था राजशाही, तो एक लगा था वहां की जनता को बदलाव होगा। लेकिन सवाल उठता है कि सरकारें बदलते चली गई, लेकिन वहां के युवाओं की बात करें, वहां की जनता की समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन अब तो सोशल मीडिया, हम सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और एक कनेक्शन बनता है। आप खास तौर पर देखते हैं कि और कितना विकास हो रहा है और जगहों पर, आखिर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? तो क्या यही वजह है कि सोशल मीडिया
को बैन किया गया है ताकि कंपैरिजन ना हो, वहां के युवाओं के मन में ये बात ना आए कि और विकास होनी चाहिए? देखिए, बड़ी एक खासियत है नेपाल के बारे में जो आपसे साझा करना चाहेंगे कि एक बड़ा ही छोटा सा देश, लेकिन जो हिमालय पर्वतमाला है, माउंट एवरेस्ट की वजह से पूरी दुनिया में नेपाल को जाना जाता है। और नेपाल में पर्यटन अपने आप में कितना बड़ा उद्योग है और कितने लोग वहां पहुंचते हैं, वो केवल इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो हिमालय है, वो वहां पर सब कुछ जो है वो देवतुल्य जैसा माना जाता है, बल्कि इसलिए भी जाना जाता है कि वहाँ के लोग बड़े पराक्रमी होते हैं। और आप देखिए कि कैसे वहाँ के लोग आज भी अपने सामान्य घरों से आने वाले लोग भी इस तरह से वो बड़ी चीजें हासिल करते हैं, भारतीय सेना में फख्र के साथ काम करते हैं, हिमालय पर्वतमाला की विभिन्न चोटियों पर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे कर्मठ लोगों का देश है नेपाल। और वहाँ नेपाल में अगर कर्मठ लोग हैं तो क्या बात है जो उसे फेल कर रही है, वहाँ सब कुछ है, बड़ा पर्यटन उद्योग है, वहाँ नेपाल को हमेशा भारत मदद करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में क्या बात है वहाँ पर कि वहाँ की राजनीति ने कभी भी लोगों की अपेक्षाओं, उम्मीदों को पूरा नहीं किया। और ये जो एक सिलसिला था, इसने राजशाही को खत्म कर दिया। और ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनी हुई सरकारों का एक ढकोसला था, इसे भी खत्म कर देगा। क्योंकि वामपंथी आंदोलन जब शुरू हुआ वहाँ पर तो बड़ी उम्मीदें थी, कहा जा रहा था कि वामपंथ ने आखिरकार जो उम्मीदें बोई हैं लोगों में वही पूरा कर सकती है। बहुत बड़े नेता प्रचंड, और वो प्रचंड जो नेता भारत से पढ़ाई करके वो नेपाल पहुंचे और उन्होंने कहा कि वामपंथ की सरकारें जब हम बनाएंगे तो उस वक्त आप देखिएगा कि लोगों के हाथ में ताकत आ जाएगी। कहाँ आई ताकतें? और सब लोग जो सत्ता में आए सिर्फ स्वार्थ सिद्धि नहीं रह गए, कई प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हुई। और आज की तारीख में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया था जहां अपने डेस्परेशन को, जहां अपनी कुंठा को लोग एक्सप्रेस करते थे, लोगों से बातचीत किया करते थे। और ये जो प्रधानमंत्री साहब आए केपी ओली जी, इन्हें लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ बात है। अगर इस तरह से भावनाओं का, जिस तरह से लोगों को एक दूसरे के साथ साझा करने का अवसर मिलता रहेगा तो एक दिन तो तख्ता पलट हो जाएगा। और केपी शर्मा ओली के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने आप को चीन के साथ जोड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुर्सी उनकी नहीं बच सकती है, क्योंकि बहुत लोग उनसे नाराज हैं और चीन उन्हें प्रोटेक्शन देगा। अगर वो उनके वसाल स्टेट हो जाते हैं, अगर उनके वो प्रोटेक्टरेट हो जाते हैं, उनके मातहत हो जाते हैं। देखिए, खुददार नेपालियों को ये बात कतई पसंद नहीं है। उन्हें ये लगता है कि ये रास्ता जो केपी शर्मा ओली ने चुना है, ये उनके देश को सही दिशा में नहीं ले जा रहा है। लिहाजा उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, एक बहुत बड़ा नाराजगी, बहुत बड़ी, ये सब कुछ प्लान थी पहले से। लेकिन ये जो मामला सोशल मीडिया वाला आया, इसने पूरी तरह से जो नाराजगी थी उसको एक तात्कालिक वजह दी थी। और ये तात्कालिक वजह देखिए किस तरह से उबाल जो था वो फूट कर बाहर आया है। लोग बात सड़कों पर है। और इसे आप कंपेयर कीजिए, देखिए मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग आया था, उस वक्त आपको याद होगा कैसे वो सीरिया में, वो ट्यूनीसिया में, वो लिबिया में, उस तरह से एक के बाद एक कई देशों में सड़कों पर लोग उतर आए और वहां पर सत्ता परिवर्तन होता चला गया था। जब लोग सड़कों पर आते हैं तो उसके बाद जन समुद्र के आगे कोई भी टिक नहीं पाता है। और हाल के दिनों में हम लोगों ने इस बात को फलीभूत होते हुए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में देखा था, जब आम लोग वो महल नुमा बने हुए प्रधानमंत्री निवास और राष्ट्रपति भवन चले गए थे। मैं खुद वहां गया था और मैंने इस बात को देखा था कि लोग बाग इतने गरीब, महल से बहुत ही कम दूरी पर रहने वाले लोग, वो बहुत ही ज्यादा परेशान, वहां भी बहुत ज्यादा संसाधन थे, पर्यटन का बड़ा उद्योग था, लेकिन लोगों को बहुत दिक्कतें थी। और देखिए किस तरह से सड़कों पर निकल आए थे लोग। वही आज काठमांडू की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। वही हमें कुछ दिन पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर दिखाई पड़ा था। पराक्रमी लोग, मजबूत लोग, लेकिन अगर अपनी उम्मीदों को पूरा होते हुए नहीं पाते हैं तो इसी तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जो आज दिखाई पड़ रहा है। और नेपाल में तो और भी ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोग नहीं निकले हैं, बल्कि लोगों का एक बड़ा वर्ग जो सबसे ज्यादा कर्मठ और सबसे ज्यादा परिवर्तन लाने वाला है, और वो है युवाओं का वर्ग। युवाओं का वो वर्ग जो कि 18 से 26 साल की उम्र के सबसे ज्यादा युवा वो सड़कों पर आ गए हैं। और ये वजह भी देगी। ऐसा लगता है कि स्थिति का आकलन करने में ओली सरकार बुरी तरह से पीछे हटी और उसे एक ऐसा मौका दे दिया युवाओं को कि वो सड़कों पर आए। ये आंदोलन बहुत आसानी से संभाल लेंगे केपी शर्मा ओली, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये देश भर में धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है और हर जगह छोटे छोटे शहरों में भी पाया ये जा रहा है
कि लोग बाग बाहर आ रहे हैं और खास तौर पर युवा बाहर आकर के केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तमाम पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं जहां पर केपी शर्मा ओली के चित्र थे, वो तमाम होर्डिंग्स उखाड़ दिए जा रहे हैं। संसद का सत्र नहीं होने दिया जा रहा है और देखना है कि शाम तक किस तरह से ये आंदोलन ऑर्गेनाइज हो पाता है और आगे की अपने रोजगार को कैसे तय करता है। बिल्कुल संजीव, सबसे बड़ी बात यही है ना कि देखिए नाराजगी बहुत पहले से थी, भ्रष्टाचार को लेकर वहां लोग बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप दुखी थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जोर आजमाइश की जा रही है क्या, लेकिन लगता है क्योंकि अब युवा सड़कों पर आ चुकी है और ये देखकर नहीं लगता कि इतनी आसानी से आंदोलन खत्म होने वाला है, तो क्या ये समझा जाए कि नेपाल में आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए? देखिए, सरकार ने वहां पर शासन के अलावा केपी शर्मा ओली की जो सरकार है उसने शासन के अलावा सियासत शुरू की और वो कुछ ऐसे सियासत जिसमें कि उनकी अपनी स्थायित्व जो है वो कायम है। और ये बात हर सरकार में, चाहे वो भट्टाराई प्रशासन रहा हो, चाहे वो ओली प्रशासन रहा हो, चाहे वो प्रचंड प्रशासन रहा हो, कोई भी सरकार सत्ता में आई उसने अपनी अस्थिरता को ज्यादा अहमियत दी और इस बात को कम अहमियत दी कि नेपाल का विकास कैसे हो सकता है, उसकी जो अपने संसाधन है, उसकी जो अपनी शक्तियां हैं वो कैसे आगे बढ़ सकती है। आप इस बात को महसूस करेंगे कि नेपाल के जो युवा है वो कितना ज्यादा एस्पिरेशन से, उम्मीदों से भरे हुए हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर उनके द्वारा की जा रही चीजों को देखा जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें जो नेपाल को अभी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म प्रधान देश की तरह देखा जाता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म वहां पर एक अपने आप में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा युवाओं की अपेक्षाएं और भी हैं। वहां पर युवा बाकी देशों के युवाओं की तरह उम्मीदें पाले हुए हैं और इस उम्मीद को ये जो शासक हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस समझने में बिल्कुल ही असफल साबित हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आज की तारीख में नेपाल का युवा सोच क्या है, उन्हें अंदाजा ही नहीं है इस बात का कि आज बिल्कुल संजीव जी, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार ये समझ ही नहीं पा रही है कि युवा क्या चाहती है और यही वजह है कि आज देखने को मिल रहा है कि कैसे सड़कों पर युवा उतर चुके हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जरा आप देख सकते हैं तस्वीरें और लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे कि ये अब लगता नहीं है कि रुकने वाला है क्योंकि युवा अब सड़कों पर उतर चुके हैं और जरा आप देखिए कि कैसे यहां पर आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इसके मद्देनजर बैठक भी बुलाई गई है और साफ तौर पर वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, लेकिन युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जो आज काठमांडू के सड़कों पर युवा उतरे हैं अब ये आग रुकने वाला है या सैलाब बनकर उभरेगा, क्योंकि लगातार तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं।